तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या मैं इन 5 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालूंगा? फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आज मैं आपको डिटर्मिनेंट की 6 मैजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप इसको एक्सपैंड किए बगैर भी बता सकते हैं कि इनमें से किसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। है ना मजेदार बात? तो इस क्वेश्चन को होल्ड पर रखिए, वापस आएंगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसमें लिखा है ऑल द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। यानी अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए किसी मैट्रिक्स का और उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो अपने ही डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास ये वाला डिटर्मिनेंट है और इसकी अगर मैं रोज को कॉलम्स बना दूं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसको आप कैलकुलेट करके इजीली चेक कर सकते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये -1 है, ये भी -1 ही आने वाला है। ऑलराइट, तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड वंस। ये ऑड क्यों लिखा हुआ है इसको अभी समझेंगे। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। मतलब अगर दो रोज को इंटरचेंज कर दिया जाए अपनी पोजीशंस पर, मान लीजिए मैं बोलता हूं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का मतलब उनकी पोजीशंस बदल दो। सेकंड रो को मैंने फर्स्ट रो बना दिया और फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दिया। इससे जो डिटर्मिनेंट पर फर्क पड़ेगा वो क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू, जैसा मैंने आपको बताया, -1 है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, मतलब +1 हो जाएगी। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। और यही चीज कॉलम्स पर भी एप्लीकेबल है। अब अगर मैं वापस इसके अंदर C1 और C2 को इंटरचेंज कर दूं, ध्यान से समझिएगा, मैंने C1 और C2 को इंटरचेंज किया, यानी सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम बन गया और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम बन गया है। ये माइनस पहले से था, इस ऑपरेशन की वजह से एक माइनस और क्रिएट हो जाएगा, तो -1 की पावर 2, यानी मेरा डिटर्मिनेंट फिर से वहीं पहुंच जाएगा। अभी इसका यूसेज भी समझेंगे, डोंट वरी। प्रॉपर्टी 3 को पहले समझिए। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज ट्वाइस देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। ये वही कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि अगर R1 R2 को एक बारी चेंज किया तो जैसे मैंने आपको बताया माइनस साइन बाहर आ जाएगा। मान लीजिए इन दोनों को इंटरचेंज किया, अब अगर मैं इन्हीं दो रोज को वापस अपनी जगह पर ले आऊंगा तो फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या फिर मैं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं तो हो जाएगा, या फिर अगर मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर लूं अब तो भी क्या हो जाएगा, साइन फिर से चेंज हो जाएगा। यानी R1 R3 इंटरचेंज करता हूं तो ये 3 4 6 यहाँ पर आया, 1 2 3 यहाँ रखा और 2 3 4 यहाँ रखा, तो ये -1 की पावर 2 हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये इवन और ऑड का मतलब क्या है कि अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। आपने देखा, एक ऑपरेशन किया नेगेटिव हो गया, दोबारा से एक ऑपरेशन किया तो -1 की पावर 2 हो गई, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। वही चीज अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स की जाएगी, यानी 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम एंड सो ऑन, तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो साइन चेंज कर लेगा। ये बात समझ में आती है? तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेगा। वापस आते हैं अपने उस पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, इसमें अगर आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट को देखते हैं तो 2 3 4 जो सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड रो, वो फर्स्ट बनी हुई है यहाँ पर, और जो फर्स्ट रो है वो थर्ड रो बनी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर 2 बारी इंटरचेंज हुआ है, यानी इसको तो यहाँ लिया गया पहले और 1 2 3 यहाँ पर आया सेकंड पोजीशन पे, और उसके बाद 1 2 3 और 3 4 6 को यहाँ आपस में इंटरचेंज किया गया, तब हमें ये मिला। तो इसका मतलब 2 बारी रोज को इंटरचेंज किया है, तो इसकी वैल्यू वही रहने वाली है जो इसकी वैल्यू है। आप समझ रहे हैं? मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, नॉन जीरो इन्होंने पहले से बोल दिया है। इसका लॉजिक अभी बताता हूँ। सेकंड अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो इसमें देखिए 2 3 4 और 1 2 3 R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया है, R3 अपनी जगह पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। यानी जो भी इसकी वैल्यू होगी, ये तो कैलकुलेट कर चुके हैं, -1 इसकी वैल्यू है, तो ये +1 हो जाएगी, ये -1 ही रहने वाली है। और यहाँ पर अगर हम नजर डालें तो देखिए नंबर्स ही डिफरेंट हो गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो ये देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और सेकंड रो एग्जैक्टली सेम है। तो ये हम पिछले वीडियो में जब जीरो डिटर्मिनेंट की बात करी थी तो वहीं डिस्कस कर लिया था कि कोई भी दो रोज या कॉलम्स अगर एग्जैक्टली सेम होते हैं तो उसका आंसर तो वैसे जीरो होता है। इसलिए क्योंकि ये जीरो है तो वहां पर पहले ही नॉन जीरो बोल दिया, यानी ये कैलकुलेट करने से भी आपको वो रोक रहे हैं कि जरूरत नहीं इसको कैलकुलेट करने की भी। उसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसमें भी दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम है तो इसकी वैल्यू भी जीरो है। तो मुझे क्लियर कट आंसर मिल गया कि ये नॉन जीरो डिटर्मिनेंट जो है वो ए के इक्वल है, यानी ओनली ए इज द करेक्ट आंसर।
अब देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, इफ पी क्यू आर डिस्टिंक्ट देन वैल्यू ऑफ दिस इज वन ऑफ दीज ऑप्शंस। अब एक तरीका तो मेरे दिमाग में आता है, इसको मैं एक्सपैंड करके यहाँ पर किसी एक की इक्वल ले, बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? इसके लिए कुछ 3 प्रॉपर्टीज और पहले समझ लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे इसी क्वेश्चन पे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर हर एक एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम का उसको एक स्केलर यानी k से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। कॉमन फैक्टर प्रॉपर्टी है। मान लीजिए ये वही डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू -1 हम जानते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें किसी भी रो को लेट्स से k से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट रो को मैंने k से मल्टीप्लाई करा, मैं इसको लिख रहा हूं r1 टेंड्स टू k r1। इसका मतलब r1 को मैं k 2k और इसको 3k लिखा, बाकी इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो इसकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू की k टाइम्स हो जाएगी। दैट मींस ये हो जाएगा k डेल, जहां पर डेल मान लीजिए इसकी वैल्यू है, तो ये जो भी वैल्यू होगी उसका k टाइम्स हो जाएगा। यू रिमेंबर दैट k a का डिटर्मिनेंट जब निकाला जाता है उसमें k अगर बाहर है तो k टू द पावर n होकर के बाहर निकलता है। मान लीजिए इसमें से मेरे को k कॉमन निकालना है, ऑब्वियसली मैं k बाहर निकाल सकता हूँ सिंगल इसमें से। अगर मैं हर रो में से k बाहर निकालूंगा तो k टू द पावर 3 हो जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट, तो इसको भी याद रखिएगा। एक और प्रॉपर्टी समझते हैं, अगर हर एक एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए बाय द सेम कांस्टेंट, जो पिछली प्रॉपर्टी में करा वही करा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उसको ऐड कर दिया जाए किसी दूसरी रो या कॉलम में, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेंस सेम। अब बात समझ रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी में फर्क क्या होगा? यहाँ पर तो मैंने बोला k से मल्टीप्लाई किया जाए और कुछ नहीं, k से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल डिटर्मिनेंट भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट वो कह रहे हैं कि अगर k से मल्टीप्लाई करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं अगर c1 को हम चेंज कर रहे हैं c1 प्लस 2c3, लेट्स से, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कोई भी एग्जांपल लिया मैंने, k की जगह 2 ले लिया, कि मैं c1 को चेंज कर रहा हूं c1 के एलिमेंट्स में ट्वाइस ऑफ c3, यानी इसका डबल ऐड कर रहा हूं, तो कितना बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 3 यानी 6, ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है 8, और ये हो गया 3 प्लस 6 इंटू 2 यानी 12। फर्स्ट कॉलम को चेंज किया है, सेकंड एंड थर्ड में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। इनका कहना यह है कि ये जो करा हमने ऑपरेशन, इस वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इसका क्या एप्लीकेशन है? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर ए एक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए इनमें से किसके बराबर होगा। अगेन यहाँ पर आप पूरी कैलकुलेशंस करके आंसर निकाल सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पर लगाऊं तो देखिए C2 को अगर C2 प्लस C3 किया जाए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों को अगर ऐड कर दूं, फर्स्ट कॉलम को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम की एंट्रीज को ऐड कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं जो सेकंड कॉलम है वो एग्जैक्टली सेम हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और थर्ड में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, उसको एज इट इज रखते हैं। अब एक चीज और देखिए, इस पूरे कॉलम में मुझे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। ये बिल्कुल वही के वाली प्रॉपर्टी, ये एक सेम नंबर है, सेम फैक्टर है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं ना। तो ये बाहर आ गया, अंतर रह गया 1 1 1, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर लगी वो वाली प्रॉपर्टी जो हम पिछले वीडियो में जीरो डिटर्मिनेंट वाले केस में समझ चुके हैं, कि अगर कोई भी दो कॉलम्स या फिर रोज एग्जैक्टली सेम होते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। दिस इज 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 0, तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can also be expressed as the sum of 2 or more determinants। क्या मतलब है, हिंदी भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें एक कॉलम मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें एक से ज्यादा यानी 2 टर्म्स है मेरे पास, यहाँ पर इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में। कैसे? पहले एबीसी फर्स्ट कॉलम बनाइए इसके, और ये वाला एबीसी और डीईएफ इसको मैंने चेंज नहीं किया, यानी सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये एज इट इज रख रहे हैं। और दूसरे डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम जो बनेगा वो ये वाली टर्म्स बन जाएंगी, यानी डीईएफ। और ऑफ कोर्स जो सेकंड और थर्ड कॉलम है उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। ओके, तो ये इसका मतलब है, इस तरीके से हम एक्सपैंड करके इसको लिख सकते हैं। और देखिए इसका फायदा क्या हुआ, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इसकी वैल्यू बताइए, अब आप लगेंगे बस फटाफट से इसको एक्सपैंड किया जाए, ठीक है निकल तो जाएगा, बट टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अगर मुझे ये प्रॉपर्टी मालूम होगी कि मैं एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकता हूँ, सी एग्जाम में ऐसे लिखना थोड़ी है मुझे, जब मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना तो मुझे देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ जी ये एबीसी ये एबीसी, तो एक डिटर्मिनेंट तो वो होगा जिसमें ये दोनों कॉलम सेम होंगे, और जब ये 2 कॉलम सेम होंगे तो मुझे वहीं से पता चल जाएगा कि ये तो 0 होने वाला है, आइडेंटिकल होगा ना। एग्जैक्टली उसी तरह से जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसके अंदर डीईएफ और ये डीईएफ सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
आप बात समझ रहे हैं? तो प्रॉपर्टीज मालूम है तो इमीडिएटली हम आंसर निकाल सकते हैं विदाउट इवन राइटिंग द क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जो हमने होल्ड पे रखा था। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है वो यही वाली सिक्स प्रॉपर्टी कि मैं इसको स्प्लिट करके दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बना सकता हूँ। तो एक डिटर्मिनेंट तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये हो गया। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा जी, जिसमें थर्ड कॉलम बन जाएगा ये, और पहले दो कॉलम यही रहने वाले हैं, यानी पी क्यू आर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और थर्ड बन गया पी क्यूब क्यू क्यूब और आर क्यूब। अब ये डिटरमिनेंट मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने चेंज नहीं किया। प्लस इसमें से मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि पहले रो में से मैं पी, दूसरे में से क्यू और इसमें से आर कॉमन ले लूं, तो अंदर जो बचेगा मेरे पास 1 1 1, यहाँ बचेगा पी क्यू आर और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं आप? और यहाँ जो चल रहा है उसमें देखिए ये वाले डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? नंबर्स तो वही है, बस पोजीशनिंग में गड़बड़ है। इसमें 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ पर थर्ड कॉलम में। तो अगर मैं इसको फर्स्ट में लाना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ ना, लेकिन अगर मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करूंगा तो क्या फर्क आएगा? माइनस का। एक बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का फर्क आएगा। बट मुझे थर्ड कॉलम में पी क्यू आर नहीं चाहिए ना, मुझे तो सेकंड में चाहिए। तो ठीक है, जो थर्ड कॉलम में पी क्यू आर आ रहा है, इनको इंटरचेंज करने के बाद उसको मैं इसके साथ इंटरचेंज कर लूंगा। तो इसका मतलब दो बारी मैं इंटरचेंज करूंगा कॉलम्स का, तो फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा और मेरे साइन में भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये और ये तो सेम ही हो गए। तो क्या मैं 1 1 1 और पी क्यू आर और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इसको पूरे को कॉमन निकाल सकता हूँ इधर से? इसकी जगह बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा पी क्यू आर। बात समझ रहे हैं? हम नजदीक पहुंच गए अपने किसी एक आंसर की तरफ। ओके, अब देखिए इसको इवेलुएट करके एक्सपैंड करके मैं आंसर तो निकाल लूंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। व्हाई नॉट टू यूज प्रॉपर्टीज, जो मैं अभी भी समझी कि मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस क्रिएट करना है ताकि मैं इजीली एक्सपैंड कर पाऊँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर लूँ, यानी R1 को अगर मैं R1 माइनस R3 लिख दूँ तो यहाँ पर जीरो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर भी चेंज आएंगे ऑफकोर्स, सारे एलिमेंट्स ही करने होंगे मुझे माइनस। और साथ ही साथ मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं इस R3 को R2 में से भी माइनस कर रहा हूँ, यानी मैं दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूँ। इससे क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा जीरो। पहले मैं R1 में से R3 माइनस करूँ तो 1 माइनस 1 0, पी में से आर गया तो पी माइनस आर आया, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं पी माइनस आर इंटू पी प्लस आर लिख रहा हूँ। ये भी मैं क्यों कर रहा हूँ ये पता चल जाएगा आपको। अब मैं आर पे को चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R3 में। ये तो हो गया 1 माइनस 1 0, ये बना Q माइनस आर और ये बना Q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसको मैं Q माइनस आर इंटू Q प्लस आर लिख सकता हूँ। और ये आ गया 1 आर आर स्क्वायर एज इट इज, इसको चेंज नहीं किया। ये वाला जो फैक्टर था इसमें भी कोई चेंज नहीं लाया। अभी मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा हूँ, पी माइनस आर पी माइनस आर और यहाँ पर क्यू माइनस आर और क्यू माइनस आर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो पी माइनस आर फर्स्ट रो में से और क्यू माइनस आर सेकेंड में से कॉमन निकालूंगा, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ बनेगा जीरो, ये हो जाएगा 1, ये बचेगा p प्लस आर, यहाँ आएगा जीरो, इसमें से q माइनस आर गया 1, इसमें से q माइनस आर गया q प्लस आर, और थर्ड रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया और साथ में मेरे पास 1 प्लस पी क्यू आर तो चल ही रहा है। अब मेरे लिए बड़ा आसान हो गया कि मैं कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करूं तो देखिए 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो ये हो गया q प्लस आर माइनस पी माइनस आर। क्या बना जी? q माइनस पी। तो देखिए मुझे यहाँ पर 1 प्लस पी क्यू आर बिल्कुल दिख रहा है, q माइनस पी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आर माइनस पी की जगह मेरे पास p माइनस आर है। कोई बात नहीं, इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो q माइनस आर में से भी माइनस कॉमन निकलेगा ताकि आर माइनस क्यू बन जाए। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिनको यूज करके आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यू टेक केयर, बाय बाय।